हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस। तो कोई भी सरफेस है, जैसे ये पूरा पूरा एक प्लेन है, ठीक है। तो इसका कोई एंड नहीं होगा, ये चारों तरफ से आपका जो है क्या होगा, ऐसे ही मूव करेगा। जैसे हमारी एक कोई भी लाइन है, अब कोई लाइन है, लाइन को हम ऐसे शो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ख़त्म होगी ये लाइन, इनका ये एंड हो गया लाइन का। इसका कोई एंड नहीं होता लाइन का, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। इसी तरह प्लेन का चारों डायरेक्शन में कोई एंड नहीं होगा, लेकिन उसको हम शो करेंगे पैरेललोग्राम की फिगर बना के। एक प्लेन को अगर हमें कहीं फिगर दिखाना हो तो हम शो तो ऐसे करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी बाउंड्री होगी। बाउंड्री नहीं है ये, इसका कोई एंड नहीं होगा चारों तरफ से। तो प्लेन मतलब एक सरफेस बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। जैसे लाइन, कोई भी लाइन होती है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, वैसे प्लेन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम प्लेन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग फॉर्म है हमारी प्लेन की इक्वेशन निकालने की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो मैं आज एक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि एक ऐसे प्लेन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, मतलब प्लेन जिन जिन सभी इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बन रहा है, उन पॉइंट्स की रिलेशन फाइंड करनी है, जिसको हम एक्स वाई जेड से शो करते हैं, ठीक है। तो पासिंग, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालें जो पास करेगा थ्रू ए गिवन पॉइंट, जिसको हम ए वेक्टर से शो करेंगे। ये कैपिटल ए पॉइंट हो गया, इसी को मैं वेक्टर में ए वेक्टर लिखूंगा, x1 y1 z1 वाला वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। और इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जिस जिस जो मुझे गिवन होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब अगर मुझे किसी ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो मुझे, जिसके ऊपर का मुझे एक पॉइंट गिवन है, और उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। जो पूरे चैप्टर में याद रखना, प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर मुझे गिवन होगा, तो उस सिचुएशन में प्लेन की इक्वेशन जो होगी वो होगी जी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आर वेक्टर तो आप सबको पता है किसको शो कर रहा है, एक्स वाई जेड, मतलब कि x1 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर इस पॉइंट को शो कर रहा है वेक्टर में, x1 y, ये वाला वेक्टर हो गया x1 y1 z1 वाला वेक्टर। और एन वेक्टर इस नॉर्मल वेक्टर को शो कर रहा है, और इसको हम लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और आई कैप जे कैप के कैप के जो के कैप है उसके कॉफिशिएंट्स को हम लिखेंगे ए बी सी। क्यों? ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को शो करेगा, किसको, किसकी, इस परपेंडिकुलर वेक्टर की, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें किसी एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें प्लेन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में ये होगी, वो कार्टेशियन फॉर्म में होगी जी, ए नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी तब अप्लाई करनी है जब एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जो एक पॉइंट से पास होगा और उस प्लेन के ऊपर का परपेंडिकुलर वेक्टर आपको गिवन होगा, ठीक है। या फिर दो पॉइंट से पास होगा, ठीक है, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। दो पॉइंट से पास होगा और परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा या गिवन होगा, ठीक है। वैसे तो फाइंड करना पड़ेगा जनरली हमें। क्लियर है यहां तक? जैसे अगर ये इसकी इक्वेशन को मैं ये कहूँगी ये कैसे बनी इक्वेशन, तो तुम आप सबको पता है कि प्लेन के ऊपर का आर तो पॉइंट हो गया जो सभी पॉइंट को शो कर रहा है, जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, और ए हो गया जो फिक्स पॉइंट है, गिवन पॉइंट होगा एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं ए को आर से ज्वाइन करके ए आर वैक्टर फाइंड करूं, तो जो ए आर वैक्टर होगा वो ऑब्वियस है प्लेन के ऊपर का वैक्टर हो गया। जैसे ये प्लेन के ऊपर का ये पेन है, इसके ऊपर है। अब मैं इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर कोई खड़ा करूंगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है जी, पेज के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो पेन है, पेन वाला वेक्टर है, और ये इसकी जो कैप है इस वाला वेक्टर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये इसके पेज के ऊपर परपेंडिकुलर है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस पेज के ऊपर कोई भी वेक्टर होगा उसके सभी के ऊपर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है यहां तक? है क्योंकि पेज पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आर को ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा, ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के साथ, और एन वेक्टर परपेंडिकुलर कंडीशन होती है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ए आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर है। और ए आर वैक्टर का मतलब है ओ आर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ आर वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर डॉट एन जीरो। और ओ आर वैक्टर को मैं आर वैक्टर से शो कर रहा हूँ, और ओ ए वैक्टर को मैं ए वैक्टर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये एन वैक्टर तो एन वैक्टर है ही।
तो ये जो फॉर्मूला बना है वो इस कंडीशन से बना है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ए बी सी किसको शो करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज को, किसकी? जो नॉर्मल वेक्टर है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन के ऊपर, और x1 y1 z1 प्लेन के ऊपर का पॉइंट ही हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन देखो जरा, जैसे क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका, ठीक है, कह रहा वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 0 -2, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस, मतलब प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको एन वेक्टर लिख दिया मैंने, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और ए पॉइंट हो गया जी 1 0 -2, इसको ए पॉइंट को वेक्टर में बदलूंगा तो ए वेक्टर लिखूंगा, आई कैप 0 जे लिखने की जरूरत नहीं है, -2 के कैप। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और परपेंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो फॉर्मूला लगेगा जी r - a डॉट n इक्वल टू 0, r - a ये वाला वेक्टर आई कैप -2 जे कैप डॉट नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर रख देंगे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, फॉर्मूला तो लगा दिया मैंने, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना आंसर को। जब कोई भी प्लेन की इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, लास्ट में मुझे इसका जो आंसर होगा वो जनरल फॉर्म में छोड़ना है। जनरल फॉर्म जो होती है प्लेन की वो क्या होती है जी? आर को भी इसके साथ डॉट करना है, नॉर्मल बाहर आर डॉट है बीच में, तो माइनस है यहाँ, तो आर डॉट दिस और माइनस बीच में आ जाएगा, इस वेक्टर को इससे डॉट करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, तो -2 + 1 दैट इज 3, 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 इधर ऐड कर दिया जी, प्लस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस का। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई। लास्ट में हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना होता है, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया, आर वेक्टर ही रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमें ये हो गया, और इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट आ गया। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो बहुत आसान है, कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप की जगह एक्स वाई जेड लिख दो, x + y - z इक्वल टू 3। कैसे आया ये मैं बता देता हूं मैं। आर वेक्टर आप सबको पता है किसको शो करता है? एक्स वाई जेड वाले वेक्टर को, और आई + j - k वेक्टर ये के कैप ये दे रखा है इज इक्वल टू 3, और इन दोनों की डॉट करोगे तो आई डॉट आई 1 होता है, खत्म, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, तो क्या आ गया? x + 1 x × 1 दैट इज x, y × 1 y z × -1 z इक्वल टू 3। तो इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई और ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आता है जी दो प्लेन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना हो। पहली बात तो ये वाला जो टॉपिक है एंगल फाइंड करने वाला, ये इस साल तो डिलीट हो गया है, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है, कुछ कंडीशन है वो हमें हो सकता है यूज़ किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो जाए, ठीक है, तो इसको हमें पता होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स विद वेक्टर इक्वेशन, मैंने आपको बताया था वेक्टर की जो प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है हमेशा इस फॉर्म में होगी, r डॉट n इक्वल टू डी। बस दो प्लेन है इसलिए मैंने इसको n1 d1 लिया है और इसको मैंने n2 d2 लिया है। और कार्टेशियन इक्वेशन में आ जाएगा ABC, ठीक है, ABC ना लिख के A1 B1 C1 इज इक्वल टू D1, और दूसरे वाले प्लेन की भी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसी होगी, A2 B2 C2 लिखना है इक्वल टू D2। अगर मैं वेक्टर इन दोनों प्लेन के बीच का, अब दो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल के बीच का होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे कभी भी दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो वो एक्चुअली ये जो एंगल है उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर, जो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है उनके बीच का आपको एंगल शो हो रहा है। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके दो प्लेन परपेंडिकुलर है, दो दीवारें परपेंडिकुलर है, देखी होगी आपने, और उन दोनों दीवारों के ऊपर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर डालोगे आप, तो उन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर के मतलब उन दीवारों के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे वो वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एंगल फाइंड करना है दो प्लेन के बीच का, तो वही नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे। फॉर्मूला वही है जो हमने 10 चैप्टर में पढ़ा था, ऊपर डॉट नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। तो बस ये फर्क है कि n1 n2 के बीच का एंगल निकालना है नॉर्मल वेक्टर के बीच का, तो n1 डॉट n2 नीचे मैग्नीट्यूड, और कार्टेशियन फॉर्म में आएगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, और नीचे रूट के अंदर आएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और इस सेकंड रूट में आएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर उनके, मैंने बताया अभी, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एंगल 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, या ये जो a1 a2 + b1 b2 c1 c2 0 होगा। प्लेन पर पैरेलल है तो अगर दो प्लेन पैरेलल, उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होंगे वो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, नॉर्मल वेक्टर होंगे, वो भी क्या होंगे? पैरेलल। देन पर पैरेलल की कंडीशन होती है एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, तो n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर, या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है यहाँ तक? इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट हो गया जिससे पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, और वो वेक्टर प्लेन जो है, इन दोनों प्लेन जो गिवन प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, इस पे परपेंडिकुलर है। और हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें नहीं लिखा हुआ वेक्टर फॉर्म में निकालो या कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो हम कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें इन्फॉर्मेशन कार्टेशियन फॉर्म में तो हमें आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जी, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए, अभी मैंने बताया फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अब आप सबको पता है ये जो पॉइंट है -1 3 2, ये तो x1 y1 z1 की वैल्यू होगी, तो x1 की जगह -1 और y1 की जगह 3 और z1 की जगह 2 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ए बी सी किसको शो कर रहा है यहाँ, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशोज किसकी, इस प्लेन की नहीं है, किसकी है, जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर है यहां तक? तो डायरेक्शन रेशियोज होगी जी नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन एबीसी, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द गिवन प्लेन क्या होंगी, जो दो प्लेन ऑलरेडी हमें गिवन है उन दोनों की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मतलब 1 2 3 और 3 3 1, जो एक्स वाई जेड की, तो एक की होगी 1 2 3 और दूसरे वाले प्लेन की होगी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की 3 3 1। याद रखना मैंने क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन नहीं लिखा, ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल की हैं ये टू द गिवन प्लेन्स। ठीक है, ये दो अलग अलग प्लेन है तो दोनों की लिख दी, और हमें पता है प्लेन्स आर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो कंडीशन परपेंडिकुलर की होते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 A2 का मतलब ABC के साथ अगर 1 2 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0, और 3 3 1 की मैं ABC के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है ABC में, और हमें फाइंड करने 3 वैल्यू ए बी सी। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ए बी 3 वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब कांस्टेंट वैल्यू 0 है, अगर यहाँ 5 होता है यहाँ 7 कोई ऐसा होता तो इसको फिर कुछ नहीं कर सकते इन दो इक्वेशन से। 3 वैल्यू हम ना फाइंड कर सकते हैं ना रेशो फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 0 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इनकी हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। और रेशो फाइंड करने का ये तरीका होता है, ए के नीचे में लिखेंगे डिटर्मिनेंट, क्या ए के नीचे लिखेंगे बी के डिटर्मिनेंट के अंदर, ए के अपॉन में जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में बी के कोफिशिएंट और सेकंड कॉलम में सी के कोफिशिएंट 2 3 3 1। बी के नीचे लिखेंगे पहले सी की, फर्स्ट कॉलम में सी के कोफिशिएंट आएंगे, याद रखना ए के मत लिख देना गलती से, सी के कोफिशिएंट फिर ए के कोफिशिएंट 1 3, और सी के नीचे आएंगे ए के कोफिशिएंट पहले कॉलम में और बी के कोफिशिएंट हो गए 2 3 सेकंड कॉलम में। और इन ऑर्डर 2 वाला डिटर्मिनेंट है ये, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए के नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 9 दैट इज -7, 9 - 1 दैट इज 8, और ये आ जाएगा 3 - 6 दैट इज -3, और इसको m लेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो एक बार इसको भी m के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू -7m, b की वैल्यू आ जाएगी 8m, c की वैल्यू आ जाएगी -3m, और ये जो a b c की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन हमने शुरुआत में लेट करी थी, क्या a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू वाई -3 c इंटू जेड -2 इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो a की जगह -7m रख दिया मैंने, b की जगह 8m और c की जगह क्या रख दिया हमने 3m, -m से डिवाइड कर दिया क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो -m से डिवाइड करेंगे तो +7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इस 7 को भी ऐसे नहीं छोड़ना आंसर, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो 7x + 7 8y + 24 और +3z -6 इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, पहले x की रकम लिखेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू, और फिर कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ेंगे, अगर प्लस है तो इधर ही छोड़ देंगे, माइनस होगा तो इक्वल टू लिख देंगे, या फिर इधर ही छोड़ दो। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, एक ऐसे प्लेन की जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो प्लेन के ऊपर जिसकी इक्वेशन मुझे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, उन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लाइन वाला भी करवाया था, और मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस साल भी बोर्ड में आया हुआ था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का, जो कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो दैट्स ऑल, अगली क्लास में प्लेन की कुछ और फॉर्म करवाएंगे। एक टाइप मैंने अभी डिस्कस करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जो एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन और नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, या यूँ कह दो प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो गिवन होगा, उसकी इक्वेशन अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो ये पहली कंडीशन है। बाकी जो आपकी बाकी फॉर्म है वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। चलो दैट्स ऑल।